हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है संकल्प सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम पिछले 5 लेक्चर्स में ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड आपके 5 चैप्टर्स थ्योरी के भी फिनिश हो गए हैं ऑर्गेनिक पोर्शन के। फिजिकल और इनऑर्गेनिक की मैं पहले अभी थ्योरी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप वन शॉट थ्योरी के प्लेलिस्ट बनी हुई है ISC 12th वन शॉट थ्योरी। मैं उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। आप वहां से जो है थ्योरी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आज हम काइनेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशंस एंड देन फिर लास्ट में इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी मैंने नेम रिएक्शंस का लेक्चर आप लोगों को प्लेलिस्ट भेज दिया है, और आपको साथ ही साथ में केमिकल टेस्ट भी करा दिए हैं मैंने, है ना। इतना पोर्शन हमारा हो गया है। एसिड बेसिस स्ट्रेंथ पर लेक्चर ऑलरेडी मैं पिछली साल लिया था। कन्वर्जेंस, एरो बेस्ड क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, इन पर भी ऑलरेडी लेक्चर ले चुका था मैं पिछली बार। आप वही लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चाणक्य रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट है, आप वहां से देख सकते हैं ये सारे लेक्चर्स। उसके बाद आपके क्या बचा? एसिड बेस्ड हो गया, कन्वर्जेंस जो है, एरो बेस्ड क्वेश्चंस और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, और नेम रिएक्शंस, केमिकल टेस्ट, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो हम लोग चैप्टर के साथ साथ करते चलेंगे, और एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनी हुई है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, आप वो भी दे सकते हैं चाणक्य सीरीज के अंदर। मैं सारी जो है प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के ऐड कर दूंगा, वहां से क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम मिला तो जो है हम लोग जरूर करेंगे वो दोबारा से प्रैक्टिस। ओके, वरना आप पिछले साल की वीडियोस देख सकते हैं, वो चीजें सेम ही रहेंगी, कुछ बदल नहीं जाएगा कुछ भी। चलिए हम लोग करते हैं लेक्चर की शुरुआत। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, और ये सारे क्यूआर कोड्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स के, आप इन्हें क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करें, सारी इन्फॉर्मेशन भी यहीं कन्वे होती है। उसके साथ ही साथ 7 दिन के लिए, अगले 7 दिनों के लिए सारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको अनम्यूट कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ढंग से, कोई भी आपके पास लेक्चर मिस ना हुआ करे। आपको YouTube में भी बेल आइकन को हिट करके रखना है, ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और किसी भी लेक्चर में आप मिस ना कर दो किसी भी लेक्चर को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर्स की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन टेली करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दो। या तो आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, या फिर संग संग सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या फिर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो वी वेरी वेल नो दैट द रेट कांस्टेंट की ये जो यूनिट होती है इज वेल यूनिट। फॉर एनी रेट वी राइट एज रेट इज इक्वल टू k, that is rate constant. If there are two reactants then a to the power x, b to the power y, इस तरीके से हम लोग रेट को लिखते हैं। वेयर जो ऑर्डर होता है दैट इज द एडिशन और या सम ऑफ द पावर्स जो हमारे रिएक्टेंट्स की होती हैं। ठीक है, जैसे कि x प्लस वाई, अगर दो हैं तो x प्लस वाई, अगर 3 हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो इस ये होता है हमारा ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटली निकलता है। ये हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इसे देख के कह नहीं सकते कि रिएक्शन को देख के, वो हमारे को देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास रेट लॉ लिखा हुआ है तो हम आपका ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं बता सकते ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर की है, ऐसे देख के नहीं बता सकते। कुछ ना कुछ हिंट दे रखी होगी जिसे हम बताने के लिए। ठीक है, तो अगर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, या फिर मैं कहूं टाइम इनवर्स, ये होता है आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का फॉर्मूला। बट ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, इट हैज सम लिमिटेशंस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट हैज सम लिमिटेशन। अगर आप सोचो कि ये फॉर्मूला हर जगह लग जाएगा, तो नहीं, ये हर जगह नहीं लगता। जीरो ऑर्डर के लिए लग जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगी,
फर्स्ट ऑर्डर होती है लग जाएगा, पर सेकंड यूनिट हो जाएगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है बात, सबसे पहले मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन पर रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है। यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की मोलेकुलरिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी पर नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी से कोई भी लेना देना नहीं है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हाँ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि अगर इसका ऑर्डर हुआ वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अगर एन की वैल्यू 1 हुई तो ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। तो मैंने कैसे पता लगाया? एन की वैल्यू से पता लगाया कि हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। यानी अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता हो तो मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकता हूं। ये फॉर्मूला उस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। तो द आंसर विल बी सी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन से भी इसका कोई भी लेना देना नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रेट लॉ पर है। ये आपको इससे क्या निकालना है? कंपाउंड्स ए एंड बी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ए गैसियस प्लस 2b गैसियस गिव्स 2c गैसियस। Concentration of either A or B were changed, keeping the concentration of one of the reactant constant and rates were measured। मतलब ए की कांस्टेंट रखी है, देन दूसरे की चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ए की चेंज, ए की ये रखी, बी की ये रखी, देन अगली बार ए की सेम रखी, बी की चेंज कर दी, देन अगली बार ए की चेंज कर दी, बी की जो है वो सेम रखी फर्स्ट चीज से ही। देख रहे हो? तो इस तरीके से हम लोगों ने करके जो है इनिशियल, उसके बाद हम लोगों ने रेट्स निकाली। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, दैट इज यहाँ पर जो है बात कर रहा है रेट की, ये रेट की बात हो रही है यहाँ पे। मोल पर लीटर है ना, तो ये जो है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर में। बेसिकली हम लोग रेट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। मोल पर लीटर तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो गई, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं रेट के बारे में। तो 0.1, 0.4, 0.2 इस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई सी की, यानी फॉर्मेशन ऑफ सी के बारे में बात हो गई। अब हमारे को इससे जो है रेट लॉ लिखना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल बात है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फॉर्मूला नहीं, एक्सप्रेशन क्या होता है। रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। पहले हम लोग जो है वो पहले वाले एक्सप्रेशन के लिए लिखते हैं 0.3 और 0.3। ठीक है जी। 0.1 इज इक्वल टू के 0.3 to the power x and 0.3 to the power y. This is the first expression. Next expression क्या है? 0.3, 0.6 और 0.4। 0.4 हो जाएगा 0.3 to the power x, 0.4 to the power y. This is the second expression. 3 और 4, 3 और 6, सॉरी 3, 6 और 0.4 है ना, 3 और 6। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से कर लेना। ओके, एंड थर्ड एक्सप्रेशन इज 0.6, 0.3। एंड इसके लिए रेट क्या है? 0.2। ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए रेट के। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। मैं क्या करूंगा, तीन इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब मैं जो है इन्हें आपस में देख लूंगा कि जो है, एक मिनट रुकना, पहले काम करते हैं इक्वेशन। अब हमें इस तरीके से डिवाइड करना है इक्वेशंस को कि हमारे पास एक्स और वाई में से ए की वैल्यू बचे। अगर मैं 1 और 2 को ले लूं, डिवाइडिंग 1 बाय 2, ठीक है, 1 बाय 2 यानी 1/2 कर देंगे, तो 0.1 अपॉन 0.4 इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? के से के कैंसिल, 0.3 टू पावर एक्स है, 0.3 टू पावर एक्स कैंसिल, 0.2 अपॉन 0.6 दैट इज 1/2 टू द पावर y। ये आ जाएगा। इसका मतलब है 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y, implying 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y।
अब हम इसमें पावर्स को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि इसके बेस सेम है, 1/2 है, पावर्स कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो यानी रिएक्शन जो है b के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, अब एक और पकड़ लो जिससे हमारे को x मिल जाए, y कट जाए। y कैसे कटेगा, 1 और 3 ले लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 3 कर दिया हमने, ये 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इक्वेशन 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इससे इसे डिवाइड कर दिया, 0.1 डिवाइड बाई 0.2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x और 0.3 टू द पावर y, और 0.3 टू द पावर y कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2 अगर कुछ भी नहीं रखा तो की पावर 1, बेस सेम 1/2, तो x की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x और y की वैल्यूज हमारी हैं वो हैं 1 और 2, यानी रिएक्शन जो है वो a के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, b के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है। तो फाइनल रेट क्या आ जाएगी, तो रेट आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2, a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2। देख लो कहां पर है, a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2। ये a टू द पावर 2 है, नहीं होगा, a टू द पावर 1 b टू द पावर 2 है, ये भी नहीं होगा, a टू द पावर 2 है, ये भी नहीं होगा, ये a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, ये आंसर आ गया इसका b। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, है ना। अगर आपको ये दिख नहीं रहा हो तो देखो, अब दिख गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द रिएक्शन A and it is in equilibrium with B. The concentration of both the reactants and the product vary exponentially with time. Which of the following figures correctly describe the change in concentration of reactants and products with time? We very well know that whenever we initiate some reaction, तो क्या होता है, the concentration of reactants keep on decreasing with time, over a period of time decrease होती रहेगी, and the concentration of product begin to increase, और वो विद टाइम इंक्रीज होती रहेगी थोड़ी थोड़ी, यानी प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग करेंगे जब हम रिएक्शन का कभी इनिशिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट थोड़ा सा बनेगा, 10% होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, एंड विद टाइम थोड़ा 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 प्रोडक्ट बनता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। हाँ, ये बात भी है कि ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना प्रोडक्ट नहीं बने, और ऐसा ही होता है। अ रिएक्शन इन प्रैक्टिकल इज नेवर 100% एफिशिएंट, कभी भी रिएक्शन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती प्रैक्टिकल। अगर हम बोलें तो थ्योरेटिकली बोलेंगे तो हाँ हो जाएगी 100% एफिशिएंसी। क्या होता है, 10 ग्राम प्रोडक्ट लिए, 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया, 10 ग्राम प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता 10 ग्राम रिएक्टेंट से 20 ग्राम प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो 10 ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो 10 से कम ही बनेगा, 10 से भी नहीं बनेगा, लेकिन हम आइडियली कर लेते हैं कि 10 जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बन जाए, इतना, यही मैक्सिमम केस हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो और इक्विलिब्रियम में दे रखा है ये। ठीक है, तो क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है विद टाइम, ए के जो है ये क्या है, रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है विद टाइम, बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्सेंट्रेशन बी की इंक्रीज हो रही है विद टाइम, पर बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज जो है इस तरीके से नहीं होती है, बी की कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। सी वाला देखो, ए की डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बी की जो है लीनियर नहीं बढ़ती एकदम से, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये दोनों एक जगह पर आके रुक जाएंगे। डी देखो, ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है टाइम के संग बढ़ रही है, अरे भाई ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के सकती है टाइम के साथ, ए की तो घटेगी। ये वाला देखो, ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है टाइम के साथ, और ये देखो ये है इसका जो है जेनिथ, ये जो टॉप पॉइंट है इसका ये रहा। ठीक है, जितना ए था उतना बी बन रहा है, यहां पर जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना रिएक्शन, रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम, तो जितना ए डिक्रीज हुआ उतना ही बी बन गया, उतनी जगह पर जाएगा, और इस तरीके से बनेगा। पहले धीरे धीरे बी बनना बना 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 और देन इसके बाद एक जगह पर आके स्टेबल हो जाएगा,
ग्राफ इस तरीके का आएगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऊपर बनता ही थोड़ी चला जाएगा, बी एक जगह पर आके ऐसे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज विद टाइम और बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज विद टाइम। ओके, नेक्स्ट देखो, rate of the reaction doubles when concentration of reactant is doubled if it is a first order reaction, rate constant also doubles। क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन करेक्ट है रीजन गलत है और असर्शन गलत है रीजन सही है, ये बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, पहला असर्शन कह रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन डबल कर जाएगी जब कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट डबल हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे को पता है कि रेट इज इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के, मतलब रिएक्टेंट के। अगर वो बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल कर ली गई यानी 2a हो गई, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी 2ka, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, यानी आर डैश हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ठीक है, आर टाइम्स हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि रिएक्टेंट जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डबल हो गई, तो रिएक्टर ऑफ द रिएक्शन डबल्स, बिल्कुल ठीक बात, असम्पशन सही है। रीजन कह रहा है रेट कांस्टेंट आल्सो डबल्स। अरे भैया रेट कांस्टेंट थोड़ी डबल हुआ, रेट कांस्टेंट जो है ये रहा, रेट कांस्टेंट पे फर्क थोड़ी पड़ेगा, रेट कांस्टेंट डबल नहीं होगा, तो ये रीजन गलत है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फॉर द रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इतना, कैलकुलेटेड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। हमें पता है कि ये जो होगा जब ये हमारा इससे फॉर्मेशन हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो क्या होगा, ये N2O5 क्या होगा, विद टाइम डिक्रीज होगा, और हम किस तरीके से लिखते हैं रेट को, ये डिक्रीज होने वाला है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके फॉर्मेशन के बराबर, +1/4 DNO2/dt, और यही बराबर हो जाएगा 1 और अब DO2/dt, ये हो जाएगा। मतलब जितना इसने जो है इसका डिसअपीयरेंस हुआ उतना ही इसका फॉर्मेशन होगा और उतना ही इसका फॉर्मेशन होगा। वो मुझसे बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे रखा है मेरे को, यानी ये दे रखा है मेरे को, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये पार्ट दे रखा है मेरे को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालना है, यानी मेरे को ये निकालना है -d टाइम d N2O5 अपॉन dt, ये मेरे को निकाल, ठीक है, मेरे को ये निकालना है, ये क्या हो जाएगा, बस मेरे को इसकी वैल्यू बता, क्या होगी इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 माइनस DNO2 क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ DNO2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 2.8 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3, ये m क्या हो गया मोल पर लीटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए बोल रखा है m, कैपिटल M तो मोल पर लीटर, ये हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना डिसअपीयरेंस जो है N2O5 का आ रहा है उसमें स्टोइचियोमेट्री नहीं आती, डिसअपीयरेंस ये पार्ट है, ये है डिसअपीयरेंस, ये है फॉर्मेशन, किसी भी चीज का फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन प्लस और जो भी DN/dt में दे रखा है वो, तो जो अगर किसका डिसअपीयरेंस है तो माइनस और ये वाला पार्ट ये होता है। ठीक है, इसमें हमारे को ये नहीं लेनी होती, इसके आगे की स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिएक्शन दे रखी है, जो है आपको रिएक्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। ठीक है,
कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम इन बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड। ठीक है, एवरेज रेट निकाल ली, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी निकाल। ठीक है, एक जो होता है चेंज रिएक्शन का डेल, ये भी डेल्टा होता है, ये भी डेल्टा होता है, और स्मॉल चेंज के लिए हम डी डी बाई डी टी भी लिखते हैं, मतलब डी भी लिखते हैं। सभी जो है वो चेंज है, एवरेज निकालनी है। और ये क्या होता है, ये हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। और ये बाहर नेगेटिव का साइन है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि क्या कहते हैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, माइनस फाइनल कितनी है 0.02, इनिशियल कितनी थी 0.03, टी फाइनल कितना था 25 मिनट, टी इनिशियल 0, स्टार्टिंग नहीं हुआ था ना। कितना हो जाएगा 0.01 और माइनस 0.01 इंटू माइनस इट्स प्लस, प्लस में 0.01, ऑब्वियसली बात है चेंज जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, अपॉन 20। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, मिनट्स में आता है इसका आंसर, ये अभी सॉल्व कर ले लेते हैं, अपॉन 25 और जो है इंटू 1/100 यानी इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। अगर आपको ऐसे इन सेकंड्स करना भी निकालना है तो इन सेकंड्स निकालने के लिए जो 4 इंटू 10 की पावर -4 है मोल पर लीटर है, नीचे 1 मिनट है, मिनट को 60 कर लेंगे तो ये पर सेकंड में। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछला क्वेश्चन क्या कहते हैं, विजिबल था ना। अच्छा विजिबल देख लो, देखो एक बार देख लो, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सर्फेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये वैसे तो रिएक्शन पता होनी चाहिए, उसने दे रखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन अगर इन केस, वैसे तो नहीं होगा, इन केस 1% चांसेस है कि अगर आपको वो कह दे कि ये आपको रिएक्शन का वो नहीं पता रखा है कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये जनरल एक वो होता है, अज्यूम किया जाता है कि आपको ये नॉलेज होगी कि ये जो रिएक्शन होती है ये एक फर्स्ट जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 व्हेन द वैल्यू ऑफ K इज दिस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। रिएक्शन लिखेंगे, हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है, हमें पता है कि ये रिएक्शन होती है तो अमोनिया एंड इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन हो रहा है, गिव्स 2 टाइम्स N2 gaseous plus 3 times of H2 gaseous। ठीक है, ठीक है जी। और मेरे को बोल रखा है तो व्हाट विल द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NO2। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2 यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, इसे कैसे लिखेंगे, -1/2 ये बराबर हो जाएगा dN2/dt इस बराबर हो जाएगा 1/3 dH2/dt। ओके, मेरे को -d-3 अपॉन dt इसकी वैल्यू दे, इसकी वैल्यू ऑफ के, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को के की वैल्यू दे रखी है बस। ओके, इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी होगी, तो देखो सबसे पहली बात तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
तो रेट इज इक्वल टू के और NH3 की कॉन्सेंट्रेशन जो है क्योंकि वो जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अगर रेट जो है वो के इसके पावर के जीरो है तो इस एनीथिंग टू पावर जीरो इज वन, यानी रेट जो है वो के बराबर है। तो यानी जो के की वैल्यू है वही रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन वही है, यानी -1/2 डी ये पूरा ये जो है ये किसके बराबर है, रेट ऑफ द रिएक्शन ये हुई ना, तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो सब कुछ उसके बराबर ही है, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹ यही है रेट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन ये आ गई यानी इस पूरे के वैल्यू ये भी तो रेट ही है, ये रेट 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 इस सब इसके बराबर ही, इस सब रेट के तो एक्सप्रेशन है, इस सब इसी के बराबर है। ठीक है, तो अगर रेट ये है तो वो पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो N2 का प्रोडक्शन यानी dN2/dt, ये किसकी वैल्यू क्या है, यही है dN2/dt, तो यानी dN2/dt की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद वो बोल रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 कितना होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बताई थी, जैसे मैंने यहाँ बताया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो डिसअपीयरेंस में तो सिर्फ इतना लेते हैं ना, स्टोशियोमेट्री नहीं लेते ना, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, यानी मेरे को सिर्फ और सिर्फ dH2/dt बताना है, dH2/dt बताना है, ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। प्रोडक्शन ऑफ जो है N2 और प्रोडक्शन ऑफ H2 बताया था, प्रोडक्शन ऑफ N2 ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जो है प्रोडक्ट ये, अगर डिसअपीयरेंस का पूछता तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते तो डिसअपीयरेंस का भी आ जाता। ठीक है, ये बात याद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ रेट इज अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी मैं रेट लॉ लिख लेता हूं, तो रेट जो है वो इज इक्वल टू के और फर्स्ट ऑर्डर की विद रिस्पेक्ट टू वन, तो यानी कि ए की पावर वन लिखो या ए लिखो, बात एक ही है, एंड बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की तो बी स्क्वायर, ये हो गई रेट। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है लिखनी है, तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन ये हो गई। डिफरेंशियल लिखनी है तो मतलब क्या कहते हैं आप जो है डी/dt के फॉर्म में भी लिख लो, तो बात एक ही है, या मतलब मेन रेट लॉ तो यही है ना। अच्छा, उसके बाद है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड, बी के अगर ट्रिपल कर दी जाए तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर और k टाइम्स ऑफ a, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ k a b स्क्वायर, और ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा बराबर है रेट के, तो यानी r डैश ले लेता हूँ इसे, तो r डैश कितनी हो जाएगी 9r, तो यानी कितना कैसे रेट इफेक्ट हो गई, तो ये 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 9 टाइम्स हो जाएगी। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, तो रेट हो जाएगी k टाइम्स ऑफ 2a इंटू 2b टू द पावर 2, ये हो जाएगी आपकी 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8k a b स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा r के बराबर, तो r डैश जो हो जाएगी r डैश हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ r, तो कितनी हो गई 8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 8 टाइम्स। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। करो इसे सॉल्व, इसमें वीडियो पॉज नहीं करो, मेरे साथ ही करो, करो इसे सॉल्व।
टाइम दे रहा हूँ इसके लिए तुम्हें, तब तक मुझे कुछ एक चीज़ देखनी है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखा था मैंने। इजी क्वेश्चन है, करके दिखाओ जरा। हो गया? ये देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, तो मैं ये रेट होगी मोल पर लीटर, ये जो है ना यहाँ यूनिट में दिक्कत है ना। यहाँ पर जो भी होगा ना, टाइम की भी कोई यूनिट दे रखी होगी, ये उसमें क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, ये देख लेना, मतलब इससे मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें। ये बेसिकली रेट दे रखी है, ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है, तो मिसप्रिंट हो सकता है ये। चलो यार, करें। डिफरेंशिएट रेट लॉ है, तो इसे जो है आप इसे भी ऐसे भी ले सकते हो। ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डी आर बाई डी टी करके, माइनस डी आर बाई डी टी इस डिफरेंशिएट में बोला है ना, तो के ए और बी स्क्वायर, है ना। चलिए, करा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 50% कंप्लीटेड इन इतने टाइम, हाउ मच टाइम इट विल टेक 100% कंप्लीशन, कितना होगा? 50% है अगर रिएक्शन कंप्लीट है, अगर फिर कुछ ज़्यादा ही प्लेन उड़ रहे हैं, तो आज एयर बेस है ना इंडियन एयरफोर्स का, तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन का लग ही जाता है। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 50% कंप्लीटेड है इतने टाइम में, कितना टाइम लेगी? 100% कंप्लीशन के लिए। 50% कंप्लीटेड है तो 1.26 इंटू 10 की पावर 14 ले रही है। जब आधा क्या कहते हैं 50% में इतना टाइम ले रही है, तो पूरा करने में कितना टाइम लेगी? इसके डबल टाइम लेगी, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2.52 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड, है ना, यही होगा। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आपको चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आंसर नहीं होगा। ट्रिक क्वेश्चन था ये, और जो जिसने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा वो खेल गया, खेल हो गया। क्या कर रखा है यहाँ पर उसने? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रखा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो 50% कंप्लीट का मतलब क्या? टी हाफ, टी हाफ दे रखा है उसका, टी हाफ दे रखा है। टी हाफ क्या होता है? एल एन टू बाई के होता है। कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन अगर इसमें मेंशन ही नहीं है, तो फिर ये जो है ये इसका मतलब क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की। ये अगर टाइम कितना होगा 100% कंप्लीशन के लिए, तो टाइम कंप्लीशन के लिए टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होती है, ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगी ही नहीं। इसलिए हम इसे कह देते हैं सिंपल चीज़ कि इन्फिनिटी पर कंप्लीट होती है रिएक्शन। कितना टाइम लगेगा कंप्लीशन के लिए? तो आपको ये सिंपली ये देखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, इट नेवर अंडरगोस कंप्लीशन। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पर जाके कंप्लीट होती है, हम ये कह देते हैं, क्योंकि कंप्लीट नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, ये आपके लिए ट्रिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो या फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो या फ्रैक्शनल हो सकता है? हाँ भैया, बिल्कुल हो सकता है। रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो 1/2 होते हैं।
3/2 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपने पढ़ा नहीं अभी? क्या कहते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में हाफ हो, किसी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया 3/2 ऑर्डर। हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते ऑर्डर को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हम ऑर्डर को नहीं डिटरमाइन कर सकते बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको बोला है कि ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल जो है ऑप्टेंड क्वांटिटी है। हम लोग ऑर्डर को जो है केमिकल इक्वेशन देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मोलेक्युलरिटी थोड़ी है ये। तो जो है दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर का ज़ीरो होना और ऑर्डर को डिटरमाइन करना, ये दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है? मुझे गुलाब जामुन पसंद है और तुम पढ़ रहे हो, दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन उन दोनों का आपस में क्या संबंध है? तो दोनों सही हैं, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation for the given assertion. So option B will be the correct. Option B, जो कि ये assertion and reason both are correct, but the reason is not the correct explanation for the given assertion. I hope इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? तो आप बता सकते हैं सिंपली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं रेज़ टू द पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक है उनका जो सम होता है, जो आपका जो सम होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? और वो भी एक्सपेरिमेंटल डोमेन। ये नहीं होता हमेशा जो होता है स्टोइचियोमेट्रिक के इक्वल होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस ग्राफ में निकालना है और टी हाफ जो है वो हाफ लाइफ दे रखी है और आर नॉट जो होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। पहले देखो टी हाफ और आर नॉट के बीच में ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है टी हाफ को रेट से। किस कौन सा ऑर्डर हुआ? ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कैसे फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में टी हाफ के एक्सप्रेशन में क्या होता है? ln 2 बाय टी। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, यानी कॉन्सेंट्रेशन पर से इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा टी हाफ को फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड वाला लीनियर है बिल्कुल, जैसे जैसे आर नॉट बढ़ते जा रही है वैसे वैसे टी हाफ भी बढ़ता जा रहा है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है, यानी टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट। और ये कैसे ऑर्डर में होता है? ये होता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो सेकेंड वाला किसका है? ये है जीरो ऑर्डर का, ठीक है? जो सेकेंड ऑर्डर की होती है उसमें इनवर्स का रिलेशन होता है, तो उसमें जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है मेरे को और मेरे को कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट दे रखा है एंड ये एक नेगेटिव ग्राफ है, मतलब इनवर्स ग्राफ है और वो भी स्ट्रेट लीनियर ग्राफ है ना? तो यानी क्या रही होगी ए नो ए, ये जो है आपकी ए और टी की कॉन्सेंट्रेशन में जो रिलेशन रहा होगा वो लीनियर का रहा होगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो अगर मैं ऑर्डर निकालने की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन के लिए ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। अगर मैं मोटी मोटी बात कहूँ तो ये, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर कहाँ से आ गया? फर्स्ट ऑर्डर में कैसे आएगा ये ग्राफ? चलो ऑर्डर निकाल ही लेते हैं एक बार। जो है ट्राई कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो जीरो ऑर्डर है तो रेट क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी कि ए टू द पावर जीरो, यानी माइनस डी ए बाय डी टी बराबर हो जाएगा कि, यानी माइनस डी ए बराबर हो जाएगा के डी टी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे इसका, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन विद इन लिमिट, ये लिमिट है, तो यहाँ पर आपका इनिशियल हो जाएगा ए नॉट, फाइनल हो जाएगा ए टी कॉन्सेंट्रेशन, टाइम इनिशियल था जीरो, फाइनल हो जाएगा टी, ठीक है? माइनस डी ए के लिए क्या करते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ ए टी माइनस ए नॉट, ये हो जाएगा के टी। माइनस को वहाँ भेज देते हैं, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी, ठीक है? और ये देखो ग्राफ में यहाँ पर ए टी दे रखा है, तो यानी ए टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस के टी, इस टाइप का हो गया। इसमें कोई गड़बड़ है?
कोई गड़बड़ हो गई है शायद। एटी माइनस ए नॉट, हाँ यहाँ ना माइनस साइन भूल गया मैं, ना माइनस साइन भूल गया मैं, ठीक है, माइनस साइन भूल गया। एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के, माइनस के। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर y है इज इक्वल्स टू, ये हो गया स्लोप, ये हो गया x, और ये हो गया इंटरसेप्ट c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y एक्सिस पर 80 है, हाँ देखो ये रहा 80, x एक्सिस पर t है, ये रहा t, उसके बाद इंटरसेप्ट है ए नॉट, यानी यहाँ पर एक इंटरसेप्ट हो रहा होगा, ये इंटरसेप्ट जो है, इतना पोर्शन जो है ये है ए नॉट, ए नॉट, ठीक है, इंटरसेप्ट पूरा ही है, मतलब ये मेरे को ऐसे बनाना सही नहीं रहेगा, और स्लोप है माइनस के, यानी जो है ग्राफ जो है वो माइनस मतलब उल्टा बनेगा इस तरीके से, ये पूरा ही इंटरसेप्ट ग्राफ इस तरीके से बनेगा, तो ये स्लोप हो गया, और स्लोप कितना है, स्लोप है के, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि ये माइनस होगा, स्लोप हो जाएगा के, तो नहीं ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है जीरो ऑर्डर का, हमेशा के लिए याद रख लेना, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ बनेगा ए टी और टी में इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंटरसेप्ट इंडिकेट, स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो रेट कांस्टेंट बताता है, के बताता है, और हमारा इंटरसेप्ट जो होता है वो हमारे को इनिशियल रेट ए नॉट के बारे में जानकारी देता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, अगर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होती है हमारी अगर रेट कांस्टेंट की अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, या फिर मैं अगर सिंपली कहूँ तो ये है मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स, है ना, टाइम इनवर्स, अब यहाँ पर सेकेंड इनवर्स कह लो और ना टाइम इनवर्स, ठीक है। चलिए इतना हो गया, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C14 content of an ancient piece of wood was found to have 3/10 that is in living trees. How old is that piece of wood? है ना, तो ये पूछा गया है हमसे, सॉल्व करते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माफ करना जरा वीडियो में पॉज आया होगा थोड़ा सा, आपको ऐसा लगा होगा टू के वीडियो बीच में बंद हुई है, एक्चुअली थोड़ा बाहर जाना पड़ा अर्जेंटली, शॉप क्लोज हो जाती, रात का टाइम है, तो मैं बीच में से वीडियो को पॉज करके गया। हाँ जी, C14 कंटेंट जो है एंशिएंट पीस ऑफ वुड का, वो 3/10 है दैट इन लिविंग ट्रीज। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना डिसइंटीग्रेशन वाले, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये याद रखना, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई जो है इस तरह से डिके हो रहा है, कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, इसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। वेल हेल मींस इक्वेशन आपको पता ही होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू के ए, अभी भी कहते हैं भाग के आया हूँ ना, थोड़ा सा हो रहा होगा आपको, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, तो आपका डी ए हो जाएगा, डी ए बाई ए हो जाएगा माइनस के डी टी, इंटीग्रेट करेंगे इसे ए नॉट से ए टी, जीरो से टी तक, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट से लेकर ए टी तक बराबर हो जाएगा माइनस के टी के, इसका मतलब है एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट बराबर होगा माइनस के टी के, या फिर मैं कह सकता हूँ एल एन ए टी बराबर होगा एल एन ए टी माइनस ए नॉट, क्या वो लिख सकते हैं इसे, एल एन ए टी बाई ए नॉट,
ये हो जाएगा माइनस के टी के, यानी ए टी इज इक्वल टू ए नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ये होती है विलहेल्मीज इक्वेशन। ठीक है, ये होती है विलहेल्मीज इक्वेशन, विलहेल्मीज इक्वेशन। ठीक है, ये सब नीड नहीं है, ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ाई नहीं है ना, तो एक रेफरेंस देने के लिए कि किस तरीके से आया है ना। अच्छा जी, हमारा मतलब है यहीं से एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब है के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी, और इसका मतलब क्या हुआ, के टी बराबर होता है एल एन ए नॉट बाय ए टी। इसका मतलब है टी बराबर होता है 1/k एल एन ए नॉट बाय ए टी के, जिसको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद है मैंने डिराइव कर दिया एक्सप्रेशन। अगर मैं इसे लॉग में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2.303 अपॉन के, और ये जो एल एन है ये बेस 2 पे होता है, अगर बेस 10 करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड यहाँ मैं लिख दूंगा लॉग ए नॉट बाय ए टी। ठीक है, और ये सब कॉन्सेंट्रेशन है, ब्रैकेट में आएगी, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बात अलग है, ये सब अपने आप कर लेना है ना यार। अब या तो पढ़ ही लो या तो मैं फॉर्मेलिटी करता रहूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, सबको ब्रैकेट्स में लिखना। ठीक है, ये हो गया आपका मेन एक्सप्रेशन। एग्जाम में आपको यहाँ से शुरू करना है, वी नो दैट T is equal to this upon this where A naught is the initial concentration and AT is the final concentration। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है एग्जाम में, यहाँ से। ठीक है, अब मुझे हाफ लाइफ दे रखी है, टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693, जो कि Ln2 की वैल्यू होती है अपॉन के टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 5730, यानी 5730 के इज इक्वल टू 0.693, तो यानी के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5730। ठीक है, के की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाएगी, के की यूनिट ईयर इनवर्स, ईयर में दे रखी है ना हाफ लाइफ, तो ईयर इनवर्स के की यूनिट हो जाएगी। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाए। के की यूनिट मेरे को यहाँ से मिल गई, ये एक्सप्रेशन मेरा यहाँ है, इसमें मेरे को पुट करनी है, पुट करते हैं, टी निकालना है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए नॉट ही मान लेते हैं, कुछ ए नॉट थी। अब वो बोल रहा है कि 3/10 हो गई इनिशियल का, यानी 3/10 हो गई इनिशियल का ऑफ ए नॉट, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए इतना टाइम लेके समझा रहा हूं, जिसको आता है वो तो कर ही लेगा, है ना, जिसको नहीं आता मैं उसके लिए टाइम देके समझा रहा हूँ, वरना इतना नीड नहीं है इसे इतना समझाने की, है ना। आपको मैं बोल देता सिंपली फॉर्मूला पुट कर दो, है ना, आंसर निकाल दो। हाँ, तो मैं कहा था कि 2.303 अपॉन के लॉग, और जो है 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, ये हो जाएगी टी की वैल्यू, यहाँ से के की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.693 इंटू 5730 लॉग 10/3। ठीक है, टी की वैल्यू आ गई, ये सॉल्व कर देना, काटपीट कर लेना, आंसर आ जाएगा टी का, मैं बता देता हूं, टी का आंसर आएगा 9957 ईयर्स। मेरे पीछे पता नहीं दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा होगा, देखो 9957 ईयर्स आएगा, ये कर लेना।
ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में इतना कर लिया आपने, तो उसके बाद आप अगर और सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लें, जब भी कैलकुलेटर का यूज करो, आपको पता है FX 82 ms अलाउड है कैलकुलेटर, FX 82 ms ये वाला कैलकुलेटर चलता है, सबको दिख गया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आंसर पुट करना है, ठीक है। मैं आपके साथ साथ कर लेता हूं, मुझे भी नहीं पता आंसर, तो मतलब क्या कहते हैं कि सही है ये नहीं। देखो log 10/3 दे रखा है, तो log 10/3 की वैल्यू, ये log 10/3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को इसे मल्टीप्लाई करना है 5730 से इंटू 2.303 से, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। अब मैं इसे डिवाइड कर देता हूं 0.693 से, आंसर आया है ये 9956.72047। आपके सामने लाइव है, मतलब आपके सामने करके देखा हुआ है पूरा, ये देखो, ये देखो, ठीक है। क्या आंसर हो गया इसका, मेन आंसर हो गया। अगर आपको, आप एग्जाम में जो है राउंड ऑफ करने के चक्कर उसमें मत पढ़ना, लिख देना जो है आंसर को, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that the time required for 99% completion of a first order reaction is twice the time required for the completion of 90%। काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में, बहुत ही मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसने ऑलरेडी बोल रखी है, यानी मुझे पता है T इज इक्वल टू 1/k और ln A0/AT, ठीक है, मुझे ये ऑलरेडी पता है। तो T 99% क्या होगा, 99% रिएक्शन खत्म हो गई, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ A0 थी, और जो अब कॉन्सेंट्रेशन बची वो सिर्फ 1% ऑफ A0 बची, 1% ऑफ A0 बची, ठीक है। A0 से A0 कैंसिल, 1/1% बोल रखा है, यानी ये हो जाएगा 1/k ln 1%। 1% का मतलब हो गया 1/ ऊपर आ जाएगा 100, ln 100, ठीक है। T 99% हो जाएगा 1/k ln 100, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 ln 10/k, ln 100 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, और 2 आगे आ जाता है, 2 ln 10/k, ये हो गया T 99%। लॉग में करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो चलो, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2.303 log 10 जो कि 1 होता है अपॉन k, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। 2.3025 होता है ना, तो 2.303 मान लिया, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है T 90%, क्या हो जाएगा 1/k ln A0 अपॉन 90% कंप्लीट है, यानी 10% रह गई, 10% ऑफ A0, A0 से A0 कैंसिल, ये हो जाएगा ln 100 अपॉन नीचे 10 और 1/k, ये हो जाएगा 1/k ये हो जाएगा ln 10, यानी 2.303 log 10, log 10 1 हो जाएगा, T 90% इज इक्वल टू 2.303k। ये पूरा पोर्शन किसके बराबर आ गया, ये क्या क्या है T 90%, यानी T 99% बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ T 90%, T 99% हो गया 2 टाइम्स ऑफ T 90%, यही शो करना था, आ गया आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन, the rate constant k is equal to a e to the power minus a by rt, which are the following represent the graph। ठीक है जी, हमें पता है कि k जो होता है आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर होता है a e to the power minus ea by rt। सबको पता है, इसका एक्सप्रेशन यही होता है कि रेट कांस्टेंट हो गया, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, ई एक्टिवेशन एनर्जी होगी, आर जो है आपका गैस कांस्टेंट हो गया, और टी टेम्परेचर हो गया। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ln k is equals to ln a माइनस ई ए बाय आर टी, यही होगा। ln पूरे में डाल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ln a, और ये ln इसका क्या हो जाएगा, ln जो है अगर हम ई डालेंगे तो ये ई रेज टू द पावर ई, बेस वही ये सेम बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा और ln ई हो जाता है। ये ln इसका क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला जो पावर होती है वो आगे आ गई, और ln ई का ई कितना हो गया, 1। ठीक है, ये क्या हो गया, y 1/t, ये इसे इंटू 1 कर लो, ये क्या हो गया 1/t, ये हो गया x, ये हो गया इंटरसेप्ट c, और स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया माइनस ई ए बाय आर। ये हो गया स्लोप, यानी नेगेटिव स्लोप आएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक ही अकेला ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव स्लोप है, वरना और ये जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ए बाय आर। नेगेटिव का तो मतलब है ऐसी लाइन आएगी, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसा ऐसा, ये होता है नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव तो ये लाइन डिपिक्ट ही कर रही है, लेकिन वैल्यू क्या होगी, ई ए बाय आर होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। Rate of a particular reaction quadruples on increasing temperature from 293 Kelvin to 313 Kelvin। Rate of the reaction quadruple यानी 4 गुना हो रही है, 4 times। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1 है 293 केल्विन, T2 जो फाइनल है वो है 313 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो वी वेरी वेल नो ln k2 by k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर 1/T2 माइनस 1/T1। आप माइनस साइन को हटा भी सकते हो, तो 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा, जो भी आपको सूट करे वो लिख ले। ठीक है, तो ln k2 की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, रेट ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रुपल्स, हाँ क्वाड्रुपल हो गई ना, 4k अपॉन k1 k, ये हो जाएगी माइनस ई ए बाय आर 1/T2। T2 कितना है 313 माइनस 1/T1 कितना था 293। ln4 2ln2 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर। आर को कितना लेंगे 8.314, क्यों लेंगे 8.314 से यूनिट क्या आती है, जूल पर केल्विन पर मोल, यानी आंसर जो है वो जूल में आएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये जो आएगा एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगी वो जूल में आएगी, है ना, और ये हो जाएगा 1/313 माइनस 1/293। ln2 की वैल्यू लिख देंगे 0.693, या जो एग्जाम में दे रखी हो वो वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसे सॉल्व कर लेना, ई की जो वैल्यू आएगी एक्टिवेशन एनर्जी की वो आएगी 52.854। ठीक है, किलो जूल वाली, है ना, मैं इसे एक बार सॉल्व करके देखता हूँ। टू 93 इनवर्स, ये जो आएगा डिवाइडेड बाय 8.314
4, ये जो आंसर आया है आंसर आ रहा है इसका 52850.2 जूल्स में। अगर जूल पर आएगा तो जो है आपका जो ये जो आंसर आएगा ये अगर किलो जूल में करेंगे तो 52.854 854 है, 850 लिख दो, 854 लिख दो, मोर देन लेस सेम है ना, 52.8 मेन चीज है, इतना आ रहा है मेरा। हो सकता है कि कोई जो है LN2 की वैल्यू 0.693 डाले तो कोई और आंसर या तो 8.5854 हो जाए। मैंने जो एक्चुअली LN2 लिख दिया था कैलकुलेटर में, तो इससे ये आंसर आया। आपको जो भी हो वो देख लेना है ना, ये आंसर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का। ओके, देन आपकी जो भी यूनिट होगी वो ये किलो जूल वाली है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन विच में ऑल्सो बी कॉल्ड द वेलोसिटी और स्पीड। हमें पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन को हम लोग वेलोसिटी या स्पीड भी कर लेते हैं। कैन बी डिफाइंड विद रिलेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और दैट टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है कि हम या तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट में डिसअपियरेंस होगी तो माइनस में आएगी, प्रोडक्ट के लिए प्लस में लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसे उसकी स्टोइचियोमेट्री से। If the species chosen is of the reactant which has a concentration C at time t, तो रेट क्या हो जाएगी माइनस डी सी बाई डी टी। अगर कॉन्सेंट्रेशन ये है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गई ना माइनस डी सी बाई डी टी। वे वाइल द रेट विद रेफरेंस टू द प्रोडक्ट विद टाइम विद डी एक्स बाई डी टी। और सपोज करो प्रोडक्ट जो है एक्स बना, ये रिएक्शन जो है वो सी से लेके एक्स बना रही है, इस टाइप का हो गया, तो माइनस डी सी बाई डी टी हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी के बराबर, और टाइम हो जाएगा टी। वही चीज है, ये चीज कह रहा है वो क्वेश्चन बस। ठीक है, आगे बोल रहा है any concentration units may be used for expressing the rate, therefore thus if mole per liter are employed for the concentration and seconds for the time, the unit of rate constant है mole per liter per second। अगर डिफॉल्ट में अगर लें और अगर मोल पर लीटर ले लें अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को, तो और टाइम की यूनिट ले लें सेकंड इनवर्स मतलब सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी। मिनट पर मिनट भी हो सकती है, पर आवर भी हो सकती है, पर ईयर भी हो सकती है, वो कह रहे हैं किसी भी अकॉर्डिंग भी हो सकती है। गैस रिएक्टेंट अगर होगा प्रेशर यूनिट्स आर समटाइम्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन, तो द लेजिटिमेट यूनिट फॉर द रेट वुड बी मिलीमीटर जो है ऑफ एचजी पर सेकंड इनवर्स या एटीएम सेकंड इनवर्स। अगर हम लोग कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लें तो या तो प्रेशर किसमें नपता है, एमएम ऑफ एचजी में नपता है या एटीएम में नपता है, तो ऐसे हो सकती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कंसर्न्स द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो उसमें होता है कि ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो सब्सटेंसेस की या रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। हम लिखते हैं ना जैसे ए प्लस बी ने कोई भी प्रोडक्ट सील दिया तो रेट के एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इन पर डिपेंड करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन की साइड में उन पर डिपेंड करती है। if rate thus if the rate is found experimentally to be proportional to the eighth power of the concentration of the one a, अगर इसकी एथ पावर के लिए होती है और इसकी बीएथ पावर के लिए हो, यानी एक्स वाई छोड़ो, ये ए और ये बी हो गई, इसकी एथ पावर और इसकी बीएथ पावर हो गई अगर, मुझे मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा ना, ये देखो वो कह रहा है कि अगर जो है रेट इस तरीके से हो जाए कि इसकी एथ पावर के और इसकी बीएथ पावर के जो है उसके बराबर हो जाए, तो हम रेट को कैसे लिख सकते हैं, सी ए टू द पावर ए सी बी टू पावर ई, मतलब कॉन्सेंट ए मैंने ऐसे लिख दिया तो ऐसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ऐसे चलता चला जाएगा। अगर एक तीसरा हुआ था तो टू द पावर सी टू द पावर सी, है ना। और रेट का ओवरऑल ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, तो ओवरऑल ऑर्डर को अगर मैं एन कह दूं तो ये किसके बराबर हो जाता है, सम जो होता है जो पावर होती है उनके सम के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एच, जो सोन चलता चला जाएगा, जितनी भी हमारे वो ही सब ऐड होते चले जाएंगे। सिंपल सी बात कह रहा है ये, जो मैंने आपको अभी तक बताई है बस इसको पैराग्राफ फॉर्म में कह रहा है ये। आगे देखो,
सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ एथ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ऐसी रिएक्शन होगी तो ये एथ ऑर्डर की हो गई ए के रिस्पेक्ट में, और बी एथ ऑर्डर की हो गई बी के रिस्पेक्ट में, ऐसी सी एथ ऑर्डर की हो गई सी के रिस्पेक्ट में, डी एथ ऑर्डर की हो गई डी के रिस्पेक्ट में। ये लैडलर की जो है जर्नल है, लैडलर जो है उसकी किताब आती है केमिकल काइनेटिक्स की, काफी फेमस किताब है लैडलर की, तो जो है वहां से लिया गया, जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन से ये एक आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल वहां से लिया गया, ठीक है, उस पर है क्वेश्चन से। चलिए, इसमें कोई नई बात नहीं थी, आगे इसके सवाल करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, असर्शन रीजन है, पहला क्वेश्चन वही, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड है दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, थर्ड है असर्शन सही है, फोर्थ रीजन सही है। पहला सवाल, रेट ऑफ द रिएक्शन मेजर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल ठीक बात है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है चेंज में कितना है कंसंट्रेशन में, यानी माइनस डीसी बाई डी टी, इसके बराबर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ विद प्रोडक्ट क्या था डीएक्स था ना, विद टाइम। अच्छा, ये जो एक बात और याद रखना, जो पैराग्राफ बेस्ड पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देने हैं, ये बात याद रखना। अब वो बोल देगा कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देने हैं या नहीं, ठीक है, तो आंसर्स जो है मैं बता देता हूँ आपको, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देने हैं हमें, तो ये इसके बराबर होती है, बिल्कुल ठीक बात है। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है डिक्रीज ऑफ ए डीसी बाई डी टी और डीएक्स बाई डी टी के बराबर होती है। ये पैराग्राफ को करते समय आपको ये मान के चलना है कि मेरे को कुछ नहीं आता, जो आंसर देगा वो पैराग्राफ ही देगा, ठीक है। दो नंबर सही है, पर दोनों आपस में रिलेटेड हैं नहीं है, दोनों आपस में रिलेटेड, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही सही है लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है दोनों का, इसकी वजह से पहले वाले की वजह से दूसरा को नहीं हो रहा, दूसरे वाले की वजह से पहला वाला नहीं हो रहा, दोनों आपस में सही में आते हैं, लेकिन उसका डिक्रीज होना और उसका इंक्रीज होने का आपस में कोई रिलेशन है, लेकिन आपस में ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते, ठीक है। के की यूनिट जो होती है इंडिपेंडेंट होती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से, अरे भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से तो के निकलता है, गलत बात है। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये ऑर्डर से ही तो रेट निकलता है, तो गलत बात हो गई। यूनिट ऑफ के जो है वो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, यूनिट ऑफ ए मोल पर लीटर पर सेकंड है, देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ ए जो है मोल पर लीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। यूनिट ऑफ के इंडिपेंडेंट ऑर्डर, इस वाले के यूनिट जो होती है ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, देखो यहाँ पे दे रखा है, while the reference to the product any concentration may be expressed for the rate if the moles per liter are employed for concentration unit of rate are this, ठीक है। तो यूनिट के की मोल पर लीटर पर सेकंड है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये थोड़ी एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन में, ये एम्बिग्यूटी है कि हम इसे अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता पैराग्राफ बेस, अगर पैराग्राफ के बेस पर नहीं बोले कि ये पैराग्राफ के बेसिस पर आंसर देने हैं, तो ये आंसर गलत हो जाता, रीजन गलत है, क्यों, क्योंकि यूनिट के की जो है मोल पर लीटर पर सेकंड हमेशा नहीं होती है, ये तभी होगी जब रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होगी, तभी हो सकती है ये। तो यहाँ पर अगर जो है अगर ये नहीं बोले, मार्क माय वर्ड्स, अगर ये नहीं बोले पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, क्योंकि पैसेज में मोल पर लीटर पर सेकंड दे रखी है, अगर पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देने हैं तो यूनिट जो है के की वो मोल पर लीटर पर सेकंड है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसे होगी। तो ये रिएक्शन में अगर इसके अकॉर्डिंग है तभी ये सही है रीजन, वरना सही नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर अकॉर्डिंग, मैं यहां लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अगर पैसेज नहीं होता गिवन तो इसका ऑप्शन जो है एक भी नहीं होता, ए बी सी डी में से दोनों ही गलत होते, ई ऑप्शन हो जाता नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान से कर लेना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शन 1/2 होता है, ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है ऑर्डर, हम लोग स्टोशियोमेट्री से ऑर्डर पता नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, यही तो बोल रहा था x + y के बराबर होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा सम के बराबर होगी ही होगी, ये बात गलत है, आंसर हो जाएगा सी। इट कैन बी इक्वल, इट मे बी इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इट मे नॉट बी,
It is not necessary that the order of the reaction will always be equal to the sum of stoichiometric coefficient of reactant in the chemical equation. It is not universally true. It may be, it may not be. ये इत्तेफाक हो सकता है, एक मेयर कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो बराबर निकल आए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। अब ये वाली बात तो हो गई, ऑर्डर को जस्टिफाई कर लेते हैं जरा। ये रिएक्शन दे रखी है आपको, इसी फर्स्ट पॉइंट को कहने जस्टिफाई करने के लिए रिएक्शन है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से रेट लॉ निकल के आया है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसका 1 है, इसका 1 है, तो मैं ऑर्डर को 2 कह दूंगा। ऑर्डर 2 है, नहीं ऑर्डर 2 नहीं है, स्टोइचियोमेट्री के बराबर होता तो ऑर्डर 2 होना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर 2 नहीं है। ऑर्डर निकलेगा इससे, ये x है और ये y है। x कितना है, x है 1, y कितना है, y है हाफ। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर होता है x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 1 1/2, 1 1/2, यानी ये गलत, ये गलत, सॉरी ये गलत और ये गलत। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2, ऑप्शन हो गया ये वाला बी। मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर 1 1/2 है, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सी एनालॉजी करेक्ट है, ये पूछ रहा है। थर्ड ऑर्डर के लिए जो यूनिट है और सेकंड ऑर्डर की यूनिट दे रखी है, तो वही लगाओ, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर है तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, मोल -2 लीटर -1 का लीटर इंटू -2 कितना हो जाएगा, लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोल -2 लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर यही है, एक यही है ऑप्शन, ये लो आंसर आ गया। लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आ गया। ये एनालॉजी इस फर्स्ट वाली सही है। नेक्स्ट देखो, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस। वैसे तो मतलब क्या कहते हैं, अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, पहले आता था, अब जो है आजकल ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ही अब घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है ये। स्टिल ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस ले आया हूं, एक बार जो है पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है वो। ऑर्डर जो होता है सम होता है पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। बिल्कुल ठीक बात है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें जो आपकी कंसंट्रेशन होती है उनकी पावर्स का सम होता है। बिल्कुल ठीक बात है, इनकी जो पावर्स है इनका सम होगा, यानी x प्लस वाई के बराबर होगा। जबकि मॉलिक्यूलरिटी होती है कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज जो पार्टिसिपेट कर रही है एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, जो और जो कितनी कोलाइड करेंगी जो है उस रिएक्शन के अंदर, उसके बराबर होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये जीरो या फ्रैक्शन हो सकता है, ऑर्डर ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, अभी देखा है। ये जीरो या फ्रैक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अरे भैया अगर कोई रिएक्शन होनी है तो बिना मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो जाएगी, बिना मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो जाएगी, जीरो कैसे हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मीनिंग नहीं होता मॉलिक्यूलरिटी का। ऑर्डर जो होता है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स तो दोनों के लिए होता है, ये याद कर लेना। प्रेडिक्ट करना है इन रिएक्शंस को, तो टी हाफ और आर नॉट के बीच में रिएक्शन है, क्या होगी अभी बताया था, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर लीनियर है तो क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का रिलेशन होगा, डायरेक्ट है ना, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट के। ठीक है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस केमिकल इक्वेशन में ln r और t के बीच में ग्राफ बनना है।
विलेल्मीज इक्वेशन क्या थी? आर टी इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी जो भी है। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्रेशन क्या लिखा था? टी इज इक्वल टू, टी छोड़ो, एल एन आर नॉट बाय आर टी इज इक्वल टू कितना था? एल नॉट आर नॉट बाय आर टी किसके बराबर था? ये देखो ये रहा, एल एन आर नॉट बाय आर टी ये बराबर था के टी के। किसके बराबर था? के टी के। इसके बराबर था एल एन आर नॉट बाय आर टी इज इक्वल टू के टी। ओके, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एल एन आर टी एल एन आर के बीच में ग्राफ है ना, और केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। अभी बताता हूँ कैसे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कितनी होगी? टाइम सेकंड में दे रखा है, यूनिट हो जाती है सेकंड इनवर्स। रिलेशन क्या होगा के और हाफ लाइफ के बीच में? तो टी हाफ जो होता है वो होता है एल एन टू बाई के। स्लोप क्या होगा कर्व का? स्लोप क्या आता है इस रिएक्शन के अंदर? अभी बात करते हैं। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ आर नॉट बाय आर वर्सेस टाइम टी। ठीक है, ये भी करते हैं। ये तो हो ही गया ना, आर नॉट बाय आर जो होता है, आर नॉट बाय आर यानी आर टी की जगह हम आर लिख रहे हैं इसमें, अच्छा आर का यूज कर रहे हैं, वर्सेस टी। तो ये रहा आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू के टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, इंटरसेप्ट नहीं है कोई। एल एन आर नॉट बाय आर, ये लॉग आर नॉट बाय आर, लॉग में बोल रहे हैं ना वो, लॉग आर नॉट बाय आर। और अगर हम लोग टी का ग्राफ बनाएंगे विद इन सेकेंड्स, तो यहाँ पर जो है ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी, इंटरसेप्ट कोई नहीं काटेगी यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इंटरसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हो गए, बस फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट रह गया कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, ये बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है इक्वेशन? देखो ये ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ए टी की जगह आर लिख देते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, एल एन आर इज इक्वल्स टू एल एन आर नॉट माइनस के टी। ये हो गया। ठीक है, y सी एक्स स्लोप ये हो गया हमारा एल एन आर, ये दे रखा है ये एल एन आर। ठीक है, टी और स्लोप कितना हो गया? स्लोप हो गया माइनस की। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? तो ये आपका स्लोप में जो होता है आप लिख सकते हो, या तो आप ये लिख दो क्या कहते हैं के नेगेटिव स्लोप, कहते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो स्लोप हो जाएगा माइनस के, वेयर स्लोप इज नेगेटिव एंड जो है स्लोप है जो है रेट कांस्टेंट के बराबर। व्हाट इज स्लोप ऑफ कर्व? इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड द स्लोप इज नेगेटिव। ऐसे करके लिख दो तो आंसर जो है डाइस ही नहीं रहेगा। स्लोप इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट के एंड नेगेटिव वाला। ठीक है, ठीक है नहीं, स्लोप ऑफ द कर्व में आप माइनस के लिख दो, या फिर लिख दो ना रेट कांस्टेंट विद अ नेगेटिव स्लोप, रेट कांस्टेंट विद अ नेगेटिव स्लोप, रेट कांस्टेंट विद अ नेगेटिव स्लोप या माइनस के, कैसे भी लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्टिवेशन एनर्जी, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है।
ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 75.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको शायद यूनिट लिखना भूल गया था। मैं यहाँ पे हाँ, यहाँ पर यूनिट लिखना भूल गया था ना, ये किलो जूल पर मोल में, ये जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी तो दे रखी है आपकी, वो दे रखी है 75.2 किलो जूल पर मोल, यानी ई की वैल्यू दे रखी है मेरे को 75.2 किलो जूल पर मोल। और ये इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी जब रिएक्शन कैटलाइज्ड नहीं है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की दे रखी है। अनकैटलाइज्ड है तब दे रखी है ये, अगर अनकैटलाइज्ड की दे रखी है तो मैं इसे EA1 मान लेता हूँ। ठीक है, और ये लोअर हो जाती है यानी EA2, यानी EA2 हो जाएगा 50.14 किलो जूल पर मोल। ये है कैटलिस्ट के संग कैटलाइज्ड। कितना टाइम रेट ऑफ द रिएक्शन ग्रो करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, द रिएक्शन प्रोसीजर 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो कितना ग्रो करेगी। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। तो मेरे को EA1 पता है, मेरे को EA2 पता है। ठीक है, ln K1 कितना हो जाएगा मुझे पता है, वी नो दैट K इज इक्वल टू A e to the power minus EA by RT। Therefore ln K is equal to ln A minus EA by RT, है ना, यही होगा। तो ln K1 is equal to ln A minus EA1, EA1 कितना माइनस EA1 अपॉन RT। ln K2 will be equal to ln A किसी को वैल्यू स्टोर करना सीखना हो ना, कैलकुलेटर में कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा कैसे। ठीक है, किसी को बताना मत। ठीक है, RT। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 में से, तो ln K2 by K1 इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो जाएगा माइनस EA2 अपॉन RT प्लस EA1 अपॉन RT। ये बराबर हो जाएगा EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा EA1 कितना था 75.2, 75.2 माइनस 50.14 अपॉन R इंटू टी, किलो जूल में है ना, 8.314 इंटू 298। और जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा किलो जूल है तो इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000। ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, मैं भी सॉल्व करता हूँ इसे। 75.2 माइनस 50.14 या 25.06, 25.06 सॉल्व कर लेना जो भी आए इसका आंसर। और फिर K2 बाई K1 निकालने के लिए कितना ग्रो करेगी, तो K2 बाई K1 का बेसिकली रेशियो चाहिए। देख लेना।
कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ये वही और देख लेना। -75.2 -50.14। सॉल्व कर लेना यार आंसर। अच्छा मैं वही कहूँगी गलती कहाँ हो रही है। अरे भाई ये एलएन में है, इसे उसमें तो कन्वर्ट करना होगा लॉग में। मैं वही कह रहा था, मैंने कहा गलती कहाँ हो रही है। एलएन से लॉग में भी कन्वर्ट कर लेना ऐसे, या फिर देख ले है ना 2.303 से करके एलएन से कन्वर्ट कर लेना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा 2.45 इंटू 10⁴ ये आंसर आएगा इसका। तो कितने टाइम्स हो जाएगी, इतने टाइम्स हो जाएगी, ये देख लेना करके जो है ना ऐसे कन्वर्ट करके तब देख लेना है ना एंटी लॉग निकाल के। एंटी लॉग पता ही होगा शिफ्ट से आता है। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट ये जो है शिफ्ट, इसे करके और लॉग पर क्लिक, इस लॉग पर क्लिक करो लॉग पे, तो इसमें एंटी लॉग आ जाएगा। इसे शिफ्ट और यहाँ पे लॉग, तो ये एंटी लॉग आ जाता है इससे। शिफ्ट और लॉग, एंटी लॉग आ जाता है। ठीक है, तो इससे एंटी लॉग आ जाएगा। तो एंटी लॉग में करने के लिए आपको सबसे पहले लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। समझ में आई? ये था आज का सेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस आज का सेशन में यही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए होगा, कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। सेशन की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से उठा लेना, और सेशन को सब जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी है। और एग्जाम हो जाए उसके बाद अनसब्सक्राइब करने की नहीं होती, भगवत जाना सब्सक्राइब करके। बढ़िया क्वेश्चन है, बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिजिक्स से कुछ उठा लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।